Hello students, let's quickly understand this chapter breathing and exchange of gases. ये चैप्टर हम बहुत डिटेल में पहले देख चुके हैं. ये बस एक क्विक वन शॉट है पूरे चैप्टर का. लेट्स गो थ्रू दैट. अब ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये टर्म्स काफ़ी बार बहुत साइमल्टेनियसली यूज़ किए जाते हैं और उसका मीनिंग भी सेम बताया जाता है. इवन एनसीईआरटी सेज दैट कि ब्रीदिंग दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. बट इफ़ यू सी इनटू डिटेल में अगर हमें पता चला तो ब्रीदिंग जो है और रेस्पिरेशन जो है एक्चुअली ये दो अलग अलग टर्म्स हैं. ब्रीदिंग एक फिजिकल फिनोमिना है जबकि रेस्पिरेशन एक सेल के अंदर केमिकल फिनोमिना है. सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बायोकेमिकल रिएक्शन. ब्रीदिंग के केस में इट्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड as well as it is defined as intake of fresh air and removal of foul air. इसका मतलब है इंस्पायरेशन करना या इनहेलेशन करना और एक्सहेलेशन करना. एब्सोल्यूट फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें एनर्जी स्पेंड होगी बिकॉज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे. जबकि रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है. सो फूड इज लाइक आर ग्लूकोज. C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से वो देगा ATP एनर्जी यहाँ बन रही है वेर इज ब्रीदिंग में खर्च हो रही थी एंड बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं CO2 एंड H2O. तो ये सेल के अंदर हो रहा है जबकि ब्रीदिंग सेल के बाहर होता है. अब सेल के अंदर होने के लिए ये ऑक्सीजन तो आना ज़रूरी है. तो ऑक्सीजन आ रहा है बाय द हेल्प ऑफ इनहेलेशन जबकि ये CO2 जो प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर निकालना है विच अकर्स बाय एक्सहेलेशन. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के होते हैं. व्हाट इज इट डिपेंडेंट ऑन? मेनली ये दो मेन फीचर्स पे डिपेंडेंट है. एक है हैबिटेट, दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हैबिटेट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है तो उसके पास गिल्स होंगे, पर अगर कोई लैंड पे रह रहा है तो उसके पास लंग्स होंगे. दूसरा फीचर जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनिज्म खुद सेल से बना है तो उसके पास ऑर्गन कैसे हो सकता है? अगर ऑर्गेनिज्म टिश्यू से बना है तो उसके पास टिश्यू लेवल की चीज़ें ही होंगी. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग. लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स एंड फ्लैट वॉर्म्स ये हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं. इनके पास कोई खास सिस्टम नहीं है. एक्सचेंज ऑफ गैस डायरेक्टली बॉडी सरफेस से हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म से. अर्थवर्म जो एनिलिड से बिलोंग करता है इनके पास मॉइस्ट, थिन एंड वैस्क्यूलर क्यूटिकल होता है. मॉइस्ट होना ज़रूरी है बिकॉज गैसेस जो है वो सल्यूबलाइज होके डिफ्यूज़ करते हैं. मॉइस्ट होगा तो सल्यूबिलिटी फास्टर होगी, थिन होगा तो डिफ्यूजन फास्टर होगा एंड वैस्क्यूलर मतलब रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच हो गए उनके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है. अगर यहाँ हम रफ डायग्राम बनाए तो ये कॉकरोच की लेटरल साइड्स में मैं आपको कुछ पोर्स दिखा रही हूँ. दिस आर टोटल 10 पेयर्स. इन्हें हम स्पायरेकल्स कहते हैं. सो टोटल 20 हो गए. इन स्पायरेकल से एक ट्यूब अराइज होती है अंदर की ओर विच इज कॉल्ड एज ट्रेकिया. ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू फाइनर ब्रांचेस कॉल्ड एज ट्रेकियोल्स. एंड ट्रेकियोल्स जो है वो इंडिविजुअल टिश्यू के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड यहीं पे गैस एक्सचेंज होता है. अनलाइक अस, हमारे केस में पहले गैस एक्सचेंज ब्लड के साथ होता है एंड ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू तक पहुंचता है. बट कॉकरोचेस के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों लिंकअप होके काम नहीं करती है. दे वर्क इंडिविजुअली. अब एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए जैसे क्रेफिश हो गया, प्रॉन हो गया, और एक्वेटिक मॉलस्क हो गए जैसे ऊनियो. एक्वेटिक है मतलब पानी में रहेंगे. तो पानी में रहने वालों के पास वी ऑलरेडी नो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट उनके पास गिल्स होने चाहिए. एंड सिंस दे आर कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स और इनके पास ऑर्गन्स आ जाते हैं सो दे हैव गिल्स या तो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. दैट वी टॉक अबाउट वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेज हो गए सिंस वो पानी में रहते हैं उनके पास गिल्स है. एम्फीबियंस पानी एज वेल एज लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है. एम्फीबियंस के जो लार्वा होते हैं, लार्वा स्टेज ओनली इन वाटर हेंस दे हैव ओनली गिल्स. बट अडल्ट एम्फीबियन कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, कैन रेस्पायर थ्रू लंग्स, कैन रेस्पायर थ्रू ब्यूकल कैविटी एज वेल. ब्यूकल कैविटी के रेस्पिरेशन को हम ब्यूकोफरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं. रेप्टाइल्स जो है वो लंग्स, बर्ड्स, मैमल्स ये भी लंग्स से करते हैं बिकॉज ये टोटली लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है एंड लैंड पे रहने वालों के पास लंग्स होते हैं.
Now these three terms are extremely important. Make sure to understand this. Cutaneous respiration शब्द जो है, this simply means cutaneous respiration मतलब moist skin surface से respiration होना. Bronchial respiration मतलब gills से होना. Whereas pulmonary respiration मतलब lungs से होना. ये तीनों terms पे definite question बनते हैं. Now in this chapter, of course, we are more of interested in human respiratory system. So human respiratory system में ये diagram NCERT में दिया गया है. यहाँ epiglottis दिखाया गया है, which is the lid of larynx. larynx से आगे ये trachea है. Trachea is bifurcating into two bronchus. ये bronchus further bifurcate करते हैं और ये bronchus सिंगुलर में बोला जाता है, प्लूरल में उसको ब्रोंकाई कहा जाता है. दिस आर ऑफ थ्री टाइप्स. प्राइमरी ब्रोंकाई, फर्दर बाइफर्केटिंग टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई, फर्दर बाइफर्केटिंग टू फॉर्म टर्शरी ब्रोंकाई. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस प्राइमरी ब्रोंकाई के कंपैरिजन में टर्शरी ब्रोंकाई और फाइनर होगा और थिनर होगा. टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आती है ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स भी दो प्रकार के हैं. इनिशियल ब्रोंकियोल जो टर्शरी के बाद तुरंत आएंगे. सो इफ आई राइट हियर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, टर्शरी के बाद इनिशियल ब्रोंकियोल्स एंड इनिशियल के बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल के बाद आता है फाइनली आर एल्वियोलार सैक, एट्रिया, एल्वियोलाई. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी सॉ दैट जैसे ही ये ब्रोंकस स्टार्ट हो गया है वो लंग्स में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, लंग्स में एंट्री हो चुकी है. लंग्स जो है, हियर वी कैन सी देयर आर टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स है. इनर वन वुड बी कॉल्ड एज विसरल, आउटर वन विल बी कॉल्ड एज पैराइटल, और इन दोनों के बीच में है प्लूरल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा. और ये फाइनेस्ट वर्जन दिया है, दैट इज एल्वियोलाई. नीचे डोम शेप्ड मसल है पूरा, which is called as diaphragm. It is made up of smooth muscle. और यहाँ जो ये कट हुआ दिख रहा है हमको, this are cut end of the ribs. So let's understand human respiratory system in detail. Human passage जो है, respiratory passage, हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. एक जिसका काम सिर्फ कंडक्शन है, दूसरा काम जिसका काम एक्सचेंज है. कंडक्टिंग पार्ट में इट स्टार्ट्स विद एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल चेंबर, इंटरनल नेयर्स, नेजोफेरिंक्स, ग्लॉटिस, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स जो दो कैटेगरी के हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल. देन कम्स एक्सचेंज पार्ट और द रेस्पिरेटरी पार्ट जहां एक्चुअल गैस एक्सचेंज होगा. इट कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलार डक्ट्स, एट्रिया, एल्वियोलार सैक एंड एल्वियोलाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ब्रोंकियोल्स लिख लो यहाँ पे, इनिशियल है एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है. यहाँ तक पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, एल्वियोलार डक्ट ऑनवर्ड्स पूरा गैस एक्सचेंज पार्ट आ जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमसे पूछा जाए सी शेप कार्टिलेजिनियस कवरिंग किस किस के पास है, रिंग्स, इट स्टार्ट्स विद ट्रेकिया टिल द ब्रोंकियोल्स. दिस आर covered by incomplete or C-shaped cartilaginous rings in order to make sure that वो ट्यूब कोलैप्स ना हो जाए. अब इसी रेस्पिरेटरी पैसेज को हम डिटेल में अगर देखें तो हियर वी कैन सी दिस इज नेजल कैविटी. यहाँ से सबसे पहले एक्सटर्नल नेयर से एयर जाएगी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में एयर जाएगी फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से एयर आएगी लैरिंग्स जहाँ वोकल कॉर्ड है और एपिग्लॉटिस उसी का लीड है. और ये जो कार्टिलेजेस दिखे हैं दिस आर द पार्ट ऑफ लैरिंग्स. फिर आएगा यहाँ ट्रेकिया एंड ये ट्रेकिया बाइफर्केट किया दो में, और ये दो जो बाइफर्केशंस हैं दिस आर प्राइमरी ब्रोंकाई. देन इफ यू सी इन डिटेल आगे जाके क्या होता है. सो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद इट इज फर्दर डिवाइडेड. ये मेन ब्रोंकस दिया है जो राइट एंड लेफ्ट में है, फर्दर ब्रोंकाई सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं. एंड देन वी नो द स्टोरी. फिर कंडक्टिंग पैसेज खत्म हो गया एंड देन एक्सचेंज पैसेज स्टार्ट हो जाता है. नाउ व्हाट इज एक्सचेंज पैसेज, व्हाट डज इट इंक्लूड. एक्सचेंज पैसेज में एल्वियोलार डक्ट आता है. ये पूरा बड़ा एल्वियोलार डक्ट है. ये पूरा का पूरा एक एल्वियोलार सैक है,
उसके अंदर ये छोटे 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 इंडिविजुअल एक एक एल्वियोलाई है. एंड कैन यू सी दिस फाइनर ब्रांचिंग इनसाइड द एल्वियोलाई? दिस फाइनर ब्रांचिंग्स आर कॉल्ड एज एट्रियम. ये पूरा का पूरा हमारा एक्सचेंज पार्ट है, या उसी को हम रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं, जहां गैस एक्सचेंज होगा. हमारे कंडक्टिंग पार्ट को अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. इट स्टार्ट्स विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेयर्स. फर्स्ट पार्ट है हमारा वो रेस्पिरेटरी पैसेज का. वी हैव अ पेयर ऑफ दैट. दिस लीड्स टू नेजल चेम्बर ऑफ नेजल कैविटी थ्रू द नेजल पैसेज. सो ये नेयर से छोटा सा नेजल पैसेज आता है पहले. नेजल पैसेज के बाद ये पूरा बड़ा नेजल कैविटी है जो डिवाइडेड एक सेप्टम से और 2 चेम्बर्स बन जाते हैं विच आर कॉल्ड एज नेजल चेम्बर्स. देन नेजल चेम्बर की एपिथेलियम लाइनिंग जो है उसको हम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी कहते हैं. ये सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से बनी है, जिसके पास सेंसरी न्यूरल एपिथेलियम है, साथ ही साथ गोबलेट सेल्स है. गोबलेट सेल्स का काम म्यूकस सिक्रीट करना है. ऑल्सो हियर यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम ऑल्फैक्टरी बल्ब है जिसके ये सेंसरी हेयर्स है. सो यहाँ से जब हम एयर इनहेल करेंगे और इस एयर के अंदर अगर कोई वोलाटाइल सब्सटेंस हुआ तो वो उस हेयर सेल्स को छू लेगा एंड जिससे हमें सेंस ऑफ स्मेल सेंस होगा. ये रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से. इनका फंक्शन, सिंस उसके पास हेयर्स है, म्यूकस है, तो वो बहुत अच्छे से स्टिकीनेस की वजह से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकते हैं, मॉइस्चर की वजह से एयर को ह्यूमिडिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पे उसको ला सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर हम थोड़ा सा जाए, नेजल एक्सटर्नल नेयर से नेजल पैसेज के थ्रू नेजल कैविटी में आने के बाद जब हम फेरिंग्स में जाते हैं, यहाँ एक ओपनिंग है. दैट ओपनिंग वुड बी कॉल्ड एज इंटरनल नेयर्स एंड देन फेरिंग्स बिगिंस. फेरिंग्स में जो नेजल कैविटी के पीछे पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स. ओरल कैविटी के पीछे जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स. एंड उसके नीचे वुड बी कॉल्ड एज हाइपोफेरिंग्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स. सो फेरिंग्स हम कॉमनली कह देते इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट. बट उसके भी फर्दर 3 अलग अलग हिस्से हैं. अब नेजोफेरिंग्स जो है उसमें सिर्फ एयर पास होगी, ओरोफेरिंग्स में एयर एंड फूड दोनों पास होगा, एंड ऑब्वियसली लैरिंगोफेरिंग्स में भी दोनों चीजें पास होंगी. एंड दिस विल ओपन थ्रू लेरिंग्स फाइनली इनटू ट्रेकिया. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड लेरिंग्स जो है ये इसे हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जस्ट बिकॉज इट हैज गॉट वोकल कॉर्ड्स. सो आवाज जो बनती है वो लेरिंग्स से तैयार होती है, हेंस लेरिंग्स नेम इज साउंड और वॉइस बॉक्स. टोटल वो 9 कार्टिलेजेस का बना है और ये ट्रेकिया के अबव साइड पे है. 9 कार्टिलेजेस में 3 कार्टिलेजेस आर अनपेयर्ड, सो वो टोटल आउट्स टू बी 3 ओनली, वेयर एज 3 कार्टिलेजेस आर पेयर्ड. अगर वो पेयर है तो इट टोटल्स आउट टू बी 6. सो दिस 6 + 3 फॉर्म्स टोटल 9 कार्टिलेजेस. इन 9 कार्टिलेजेस का डिटेल मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, कोई डिटेल नहीं दिया है. इट्स जस्ट फॉर योर अजम्पशन एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ 9 कार्टिलेजेस का मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. लेट्स गो नेक्स्ट. वोकल कॉर्ड्स जो लेरिंग्स में प्रेजेंट है. वी हैव गॉट 2 टाइप्स एंड 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली जो लेरिंग्स में प्रेजेंट है. ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड फॉल्स. एज द नेम इटसेल्फ सेज, फॉल्स वोकल कॉर्ड का काम बिल्कुल नहीं है साउंड प्रोडक्शन करना, और ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर प्रेजेंट है. एक्चुअली अब ये पार्ट हमारा वेस्टिजियल हो चुका है विच इज नो मोर फंक्शनल. बट ट्रू वोकल कॉर्ड्स ऑफकोर्स ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक्सपायरेशन के दौरान. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वी शुड नो साउंड प्रोडक्शन इज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, नॉट ड्यूरिंग इनहेलेशन. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल और एनालॉजी ऑफ फ्लूट ओवर हियर. फ्लूट में आपको पता होगा बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ होल्स है. हम उनको सबको फिंगर से क्लोज कर दें एंड देन यहाँ से लेट्स से मैं ब्लो कर रही हूँ एयर, और एक आधा यहाँ का फिंगर मैंने ओपन कर दिया तो एयर यहाँ से बाहर जाएगी. एयर यहाँ से बाहर जा रही है तब एक आवाज आएगा. सो जब एयर बाहर गई तब आवाज आया. सो बाहर जाना इज एक्सहेलेशन. सिमिलरली कंसिडर दिस ओपनिंग. कम टू द राइट साइड. यहाँ क्लोज्ड वोकल कॉर्ड दिखाए हैं, यहाँ फ्लैप्स ओपन दिखाए हैं. सो दिस इज लाइक ओपनिंग ऑफ दैट फ्लूट पोर. सो जब एक्सहेल होगी एयर तब आवाज आएगा.
मेल्स के केस में और फीमेल्स के केस में वोकल कॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. इफ यू सी दिस टू फ्लैप्स इट कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग एंड ड्यूरिंग वाइब्रेशन एयर बाहर पास होती है जिससे आवाज प्रोड्यूस होता है. मेल्स के अंडर बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन वोकल कॉर्ड्स लॉन्गर है एज वेल एज थिकर है, तो उनके वाइब्रेशन स्लो होते हैं एंड स्लो वाइब्रेशन के कारण लो पिच वॉइस होती है. फीमेल्स के केस में वोकल कॉर्ड शॉर्ट एंड थिन है तो वाइब्रेशंस बहुत फास्टर हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, तो वॉइस जो है वो शार्प एंड हाई पिच कैटेगरी की है. फीमेल्स के साथ चिल्ड्रंस में भी सेम ही टाइप है. इट्स जस्ट अगर चिल्ड्रन बॉय हुआ तो वो प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन के अंडर उसके वोकल कॉर्ड्स लॉन्गर एंड थिकर हो जाने की वजह से उन चिल्ड्रंस जो मेल बनेंगे उनमें वॉइस क्रैक होती है एंड वॉइस चेंजिंग फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज ट्रेकिया. ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है. स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरासिक कैविटी तक है और थोरासिक कैविटी को हम कॉमनली चेस्ट कैविटी भी कहते हैं. इट इज लाइन बाय इनकम्प्लीट हियालिन कार्टिलेजिनियस रिंग. क्यू प्रेजेंट है सो दिस आर रिंग्स. यहाँ से हमको ऐसी कंप्लीट दिख रही है, पीछे से वो ऐसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, सो सी शेप्ड बन गया उसका. और ये क्या करता है, कोलैप्स प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. ट्यूब जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ T5. नाउ व्हाट इज T5? ये जो पार्ट है जहाँ से वो डिवाइड हुआ है इसके एग्जैक्ट पीछे डॉर्सल साइड पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है. उस वर्टिब्रल कॉलम में थोरासिक वर्टिब्रेज है हमारे. थोरासिक वर्टिब्रे का जब फिफ्थ वर्टिब्रे चल रहा था पीछे डॉर्सल में, तब वेंट्रल में ट्रेकिया दो में डिवाइड हो गया. एंड दिस इज डेटा गिवन इन एनसीईआरटी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बिल्कुल पूछ सकते हैं. नेक्स्ट ट्रेकिया जो है वो डिवाइड किया तो ब्रोंकाई में डिवाइड किया. पहले प्राइमरी में बना, फिर सेकेंडरी, टर्शरी एंड फर्दर ब्रोंक्यूल्स में बना. जो पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है. इन टोटल हमें टर्मिनल ब्रांचिंग भी कह सकते हैं. वॉल्स जो ब्रोंकाई की और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है ये सपोर्ट किए जाते बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल ऑनवर्ड्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स नहीं होती है. नेक्स्ट फाइनली कम्स alveoli. दिस डायग्राम वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस स्लाइड्स. टोटल 300 मिलियन है दोनों लंग्स में. सो एक लंग में अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 150 मिलियन alveoli प्रेजेंट है. मेम्ब्रेन जो है वो स्क्वामस एपिथेलियम से बना है एंड इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड. स्क्वामस की मदद से वो थिन हो चुका है. वेस्कुलराइज्ड मतलब रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, तो डिफ्यूजन यहाँ बहुत अच्छे तरह से होगा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही होता है बहुत आसान तरीके से. दो प्रकार की एल्वियोलाइज है. एल्वियोलाई जो है वो दो प्रकार की है, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 85%, जिनका काम है गैस एक्सचेंज करना. जबकि टाइप 2 हार्डली 15% है और इसका काम है सरफैक्टेंट रिलीज करना, वो जो स्मीयर हो जाएगा पूरे टाइप 1 एल्वियोलाई में और वो टाइप 1 एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा. एग्जाम्पल ऑफ सरफैक्टम हम ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ लेते हैं एंड दैट इज लेसिथिन. सो जो सरफेस टेंशन रिड्यूस करेगा एल्वियोलार फ्लूइड एंड एयर के बीच में और ये प्रिवेंट भी करेगा कोलैप्सिंग ऑफ लंग एल्वियोलाई को. नेक्स्ट हम डिटेल में देखेंगे लंग्स. सो वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स. क्विक रिविजन, ये ट्रेकिया है. ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ एट द लेवल ऑफ T5. प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ. सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई में हुआ. टर्शरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंक्यूल में हुआ. इनिशियल ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल में हुआ एंड फाइनली एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक, एल्वियोलाई बन चुका है. राइट. अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वाला राइट लंग है और ये वाला लेफ्ट लंग है. राइट लंग को आप ऑब्जर्व करो बिकॉज ऑफ दिस फिशर्स. इन फिशर्स की वजह से 3 लोब्स में डिवाइड किया गया है. ऊपर वाला सुपीरियर लोब, बीच में मिडल लोब एंड सबसे नीचे वाला इंफीरियर लोब. और ये जो बाइफर्केशन है इसे हम फिशर्स कहते हैं. ऊपर वाले को हम हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं एंड नीचे वाले को, सिंस द शेप इज ऑब्लिक, हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फिशर. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व लेफ्ट लंग में एक ही फिशर है एंड दैट द शेप इज ऑब्लिक, हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फिशर.
and because of just one fissure there are division of lungs into just two lobes. ऊपर वाला superior lobe, नीचे वाला inferior lobe, और नीचे dome shaped हमको diaphragm तो दिख ही रहा है. इसी को further और डिटेल में देख लेते हैं. पेयर ऑफ लंग्स एयर टाइट चेम्बर में प्रेजेंट है और इस एयर टाइट चेम्बर को हम थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं. कैविटी जो है किससे बनी है? डॉर्सल साइड मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे वेंट्रल स्टर्नम है और साइड में लैटरली साइड्स रिब्स है एंड नीचे बिलो में मस्कुलर डोम शेप्ड डायफ्राम है. और डायफ्राम होना ये यूनिक फीचर है मेमेलियन का. इट सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी. अगर हम लंग्स को यहाँ देखें, अब डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करो, ये पूरा रिब केज है, ये आगे वाला पार्ट स्टर्नम है, ये डॉर्सल दिखाया है पूरा वर्टिब्रल कॉलम, और साइड में हमको यहाँ रिब्स तो दिख ही रही है. सो इससे पूरा रिब केज बना है और नीचे जो है इस तरह से डोम शेप डायफ्राम है और ये अंदर पिंकी पिंकी जो चीज दिख रही है, दोज आर लंग्स. नेक्स्ट इफ वी ऑब्जर्व, इसी लंग्स को हम और डिटेल में वही जो पढ़ चुके हैं उसी का हॉरिजॉन्टल फिशर लेबलिंग यू कैन सी. यहाँ नीचे ऑब्लिक फिशर है, ये वाला ऑब्लिक फिशर है और ये वाला हॉरिजॉन्टल फिशर है, जिससे सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब बन गया. बट लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक फिशर है, दैट इज ऑब्लिक. इसकी वजह से सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब दो ही लोब बने. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज प्रेजेंट, यहाँ पे एक नॉच है. दैट नॉच इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच. ये कार्डियक नॉच क्यों होता है? सो सबसे पहले बेटा ये समझ लो कि दो लंग्स के बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम. और इस स्पेस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? इस स्पेस में प्रेजेंट है हमारे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. एक तो है हार्ट और दूसरा है हमारा थाइमस ग्लैंड. अब हार्ट जो है वो एग्जैक्ट यहाँ लोकेटेड है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो लेफ्ट में उसका जो टिल्टिंग हुआ है उसके लिए लंग के अंदर वो नॉच प्रेजेंट है. सो कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग टू अकोमोडेट द अपेक्स ऑफ द हार्ट. ये लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज अपेक्स ऑफ द हार्ट. क्विकली ये वीडियो दिखाई है मैंने जिसमें वी कैन सी दिस डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है. बट बिकॉज ऑफ डायफ्राम लुक एट द लंग्स और लुक एट द थोरैसिक कैविटी. जब डायफ्राम ऊपर जा रहा है, रिलैक्स स्टेट है, तब कैविटी छोटी है. बट जब डायफ्राम नीचे जा रहा है, फ्लैट हो रहा है, विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस टाइम पे थोरैसिक चेम्बर अपनी साइज बढ़ा रहा है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? टोटल 5 स्टेप्स है. पहला है ब्रीदिंग, दूसरा है डिफ्यूजन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, चौथा भी डिफ्यूजन, एंड फिफ्थ इज फाइनली यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन बाय सेल्स. उसी को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स ATP एंड कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं CO2 एंड वाटर. सो बेसिकली यहाँ से इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं O2 के ट्रांसपोर्ट के लिए. बट यही स्टेप्स उल्टे हो जाएंगे अगर हम CO2 के टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो. सो O2 सेल्स तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमें इनहेलेशन करना पड़ेगा, जो कि ब्रीदिंग का एक स्टेप है. फिर वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर, फिर वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो ऑक्सीजन दोबारा डिफ्यूज होगा ब्लड से लेके टिश्यू तक, एंड फाइनली वो सेल यूटिलाइज कर लेगा ऑक्सीजन को. बट अब सेल ने बनाया है CO2, तो CO2 जो सेल ने बनाया वो जाएगा टिश्यू से ब्लड के पास, ब्लड से वापस ट्रांसपोर्ट होगा उसका. अब ट्रांसपोर्ट होके वो वापस एल्वियोलाई तक जाएगा, एंड एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद ब्रीदिंग का जो दूसरा स्टेप है दैट इज एक्सहेलेशन, उससे CO2 रिच एयर बाहर निकल जाएगी. सो ये पांचों स्टेप्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं, जिसमें ये 5th स्टेप इज ऑलरेडी डन. इट इज जस्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ये इक्वेशन याद रख लो. बट फर्स्ट स्टेप डिटेल में देखना है. सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप आर कॉमन स्टेप्स, डिफ्यूजन ही है, इट्स जस्ट लेवल अलग है. एक एल्वियोलार लेवल पे हो रहा है और एक टिश्यू लेवल पे हो रहा है.
सो इफेक्टिवली देखा जाए तो हमें अब 3 ही स्टेप पढ़ने हैं, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीदिंग. सो विल अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. जैसे मैंने पहले ही बोला, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन. तो इंस्पायरेशन जो है उसमें हमारा ये जो डोम शेप डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे मूव करेगा, और ये नीचे मूव करेगा तो फ्लैट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ाएगा. सो व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम अकर्स इट बिकम्स फ्लैट एंड लोअर डाउन, एंड ये बढ़ाएगा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में. दिस इज बिकॉज ऑफ डायफ्राम. साथ ही साथ रिब्स के बीच बीच में कुछ मसल्स हैं, उन रिब्स के बीच में मसल्स है इसलिए उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. अब इंटरकोस्टल मसल्स जो बाहर की ओर है दोज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो अंदर की ओर है दोज आर कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. सो नॉर्मल इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का ज़्यादातर रोल है. दिस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ विच रिब्स एंड स्टर्नम रेज अप हो जाते हैं. दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड ड्यू टू विच डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ओवरऑल जो थोरैसिक कैविटी में चेंज आया, similar change would be occurring in the pulmonary cavity also. Now what is the reason? Why? Thoracic cavity के changes same pulmonary में क्यों आएंगे? तो let's quickly understand. हम पहले ही देख चुके कि let's say ये लंग था, लंग को 2 कवरिंग्स थी. अंदर वाली विसरल लंग सरफेस को चिपकी हुई है, बट बाहर वाली पैराइटल ये थोरैसिक कैविटी को चिपकी हुई है. सो जब भी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन भी बाहर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इनर विसरल मेम्ब्रेन भी बाहर की ओर पुल होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच लंग की सरफेस भी बाहर की ओर पुल होगी. सो जो भी चेंजेस थोरैसिक कैविटी में हो रहे हैं वो पल्मोनरी कैविटी में भी होंगे ही होंगे, बिकॉज ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन्स अरेंजमेंट. अब जब वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर वी नो इनवर्सली proportional है. So there would be decrease in pressure within the pulmonary cavity. एयर प्रेशर घटा है किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव टर्म्स की बात हो रही है. सो एयर प्रेशर के टर्म्स, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर के टर्म्स में बात हो रही है. सो अंदर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर. सो एयर वुड एंटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स एंड इट मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, एंड दिस कॉजेस इंस्पायरेशन. एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमेना एक्सपायरेशन का है. जो भी मसल्स हम पढ़े कॉन्ट्रैक्ट हुए वो अब रिलैक्स हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ विच डिक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, एंड डिक्रीज जो वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का होगा सिमिलर डिक्रीज पल्मोनरी कैविटी का भी होगा. अगर वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, लंग्स में प्रेशर ज़्यादा और एटमॉस्फेरिक एयर का कंपैरेटिवली कम, सो एक्सपल्शन एयर का होगा लीडिंग टू एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन. ये जो हम बात किए वो नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बारे में था. अब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में समझने वाले हैं. फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन. आई विल राइट हियर, नॉर्मल एक्सपायरेशन में कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, नो मसल कॉन्ट्रैक्टेड, हेंस एटीपी खर्च नहीं हुआ. सो दिस वाज अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव मतलब नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी. बट फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है अब्डोमिनल मसल्स का, कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल्स का, इंटरनल इंटरकोस्टल नॉट एक्सटर्नल. हेंस इसकी वजह से एक्सेस डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता है थोरैसिक कैविटी का, ड्यू टू विच एक्सेस डिक्रीज होता है पल्मोनरी कैविटी का भी, एंड एक्सेस इंक्रीज हो जाता है प्रेशर का. हेंस वी आर एबल टू एक्सेल आउट एयर फोर्सफुली. Hence, forceful expiration requires energy. Normal inhalation and exhalation में inhalation was active because muscle contraction involved था, whereas exhalation was passive. Forceful inhalation and exhalation में obvious है ये तो active होगा ही होगा, but साथ में expiration is also active phenomena. Just remember the statements.
Now, if we calculate rate of breathing normal healthy man में, it is 12 to 16 times per minute. Just correlate this numeric 12 से 16 NCERT में और कहाँ पे 12 से 16 ऐसा यूनिट दिया गया है? Yes, you are right. 12 से 16 ग्राम पर ml हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है. सो ऐसी चीज़ें याद रख लो एनसीईआरटी में जहाँ सिमिलर चीज़ें दी गई है. इंस्पायरेशन हार्डली 2 सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है, एक्सपायरेशन 3 सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है. इन्फेंट्स जो है वो हमसे ज़्यादा ब्रीथ करते हैं बिकॉज दे रिक्वायर लॉट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व करो, 0-year-old baby and a 3-year-old baby. आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये बस कुछ ही महीनों का है और ये 3 साल का बच्चा है, जस्ट बिकॉज ग्रोथ उतना एक्सपोनेंशियली होता है. बट अ 30-year-old एंड अ 33-year-old में आप डिफरेंस पता लगा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं. विच शोज दैट यहाँ ग्रोथ एक्सपोनेंशियली नहीं होता है, वो रिपेयर एंड रीजनरेशन के मैकेनिज्म के तौर पे ही हो जाता है. हेंस बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए तो एटीपी भी उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, एटीपी उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए. यहाँ एटीपी बहुत ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए. ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए ब्रीदिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है. एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पायरोमीटर, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ अटैच कर दिया है. ये यूज़ होता है टू नो द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स, जो हमें क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन में भी हेल्प करता है. How exactly it helps and what are the volumes and capacities? This we need to really understand. Pulmonary respiratory volumes and capacities क्या क्या है? So ये ग्राफ हम बाद में देखेंगे. Let's quickly come forward with the definitions first. So ये चीज़ें पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बताऊंगी. उस सिंपल से डायग्राम से हम कोई भी चीज़ बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं. So वो डायग्राम क्या है उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज ये अलग अलग टर्म्स हैं. नाउ वी अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम्स. व्हाट इज इट? इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ एयर विच आर लंग्स कैन होल्ड एंड एक्सपेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस. तो वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम. एज आई सेड, फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड दैट इमेज, दैट डायग्राम, जिससे मैं आपका ये काम बहुत आसान कर दूंगी. लेट्स अंडरस्टैंड एक मटका है, ठीक है. इसी मटके को आप एल्वियोलाई समझ लो. इस मटके में सबसे नीचे रखा गया है, सबसे नीचे, जो हम कभी निकालते ही नहीं हैं, जो कभी निकाल सकते भी नहीं हैं, और जो ना ही स्पायरोमीटर चेक कर सकता है इसका वॉल्यूम. दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम, RV. तो सोचो मटके में पानी भरा है, आप मटका धोगे नहीं. आफ्टर 1 महीना लेट्स से अगर आप धो रहे हो तो नीचे पता है मिट्टी जमा हो जाती है. दोज आर रेसिडुअल पार्टिकल्स, राइट. वाटर का जो सेटलिंग रेसिडुअल पार्टिकल है वो हो जाता है, वो समथिंग लाइक दैट. एयर जो नीचे भरी पड़ी है बस, दैट इज रेसिडुअल एयर, तो उसका नाम भी दे दिया है रेसिडुअल वॉल्यूम. इसके बाद जो एयर होती है, आई विल मेक इट हियर, ये जो एयर है जो हम चाहे तो एक्सेल आउट कर सकते हैं, पर नहीं चाहे तो वो हमेशा अंदर ही रहेगी. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इट इज रिजर्व्ड, अंदर ही है, बट वेन यू वॉन्ट यू कैन एक्सेल. इट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड देन कम्स एयर, जो हम लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे. तो ये एयर जो है हमारी वो है टाइडल वॉल्यूम, जो हम लेते रहेंगे, निकालते रहेंगे, लेते रहेंगे, निकालते रहेंगे कंटिन्यूसली. एंड देयर इज दिस गैप. देन ये जो गैप है, इसमें आप चाहो तो एयर फिल कर सकते हो, अदरवाइज वो हमेशा एम्प्टी रहेगा. सो वो कब फिल कर पाओगे? जब आपने इनहेल किया. हेंस इट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. पर ये हमेशा फिल नहीं होती है, वो तभी फिल होती है जब आप एक्सेस इंस्पायर करोगे. फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू दिस. अभी मैंने एक्सेस फोर्सफुल इनहेल किया, उसमें मैंने IRV लिया है, बट राइट नाउ आई एम नॉर्मली ब्रीदिंग, जिसमें मैं टीवी ले रही हूँ, टीवी निकाल रही हूँ, टीवी ले रही हूँ, टीवी निकाल रही हूँ. इसके अलावा जो स्पेस बचेगी उस मटके में या उस एल्वियोलाई में, दैट वुड बी कॉल्ड एज
IRV जो हम ले सकते हैं उतना एडिशनल. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ऑल द डेफिनेशंस. मैं यहाँ बस बना दे रही हूँ व्हाट इज IRV. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली डेफिनेशंस. ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. सो जो हमारा नॉर्मली अभी चल रहा है अप्रॉक्स 500 ml पर ब्रीद होता है और हम लोग 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं पर मिनट में. तो एक मिनट के कैलकुलेशन में टीवी कितना हुआ? सो 12 into 500 and 16 into 500 totals out to be 6000 to 8000 ml per minute or 6 liters to 8 liters per minute. नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एज आई सेड ये ऊपर वाला जो आप चाहो तो ले सकते हो. दैट इज एडिशनल या एक्स्ट्रा वॉल्यूम है एयर का. अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पायरेशन से आप लोगे तो बेटा टीवी आएगा ना. फोर्सफुली लोगे तो IRV आएगा जो अप्रॉक्सीमेटली होती है 2500 to 3000 ml. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाली वो एडिशनल है या एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है. अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपीरेशन. बिकॉज आप नॉर्मल एक्सपायर करते हो तो उसका नाम तो टीवी है. फोर्सफुल एक्सपायर करके निकाला तो उसका नाम ERV है विच इज अप्रॉक्स 1000 to 1100 ml. एंड रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपने फोर्सफुल निकाला. अब ये याद रख लो इस मटके में से अगर आपको ERV निकालना है तो उसके ऊपर वाली जो चीज़ें पहले वो निकालनी पड़ेगी. सो व्हेन फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं इट इज़ अंडरस्टूड दैट टीवी और IRV नहीं होगा. सो उस मटके में क्या है, उस एल्वियोलाई में क्या है? सिर्फ और सिर्फ RV. सो वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग एज रेसिड्यू इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन यू आर एक्सहेलिंग ERV. इफ ERV नहीं है तो ऑटोमेटिकली टीवी और IRV भी नहीं है. And that is called as residual volume which is approximately 1100 to 1200 ml in the lungs. अब इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हमसे पूछा कि हमने IRV इनहेल किया है, दिस इज IRV. सो इट इज अंडरस्टूड बेटा IRV अगर लिया है तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे की तीनों चीज़ें हैं. अगर ऐसा बोला गया है कि हमने टीवी लिया है अंदर, अगर टीवी लिया है तो टीवी की नीचे वाली चीज़ है उसकी ऊपर वाली चीज़ नहीं है विच मीन्स IRV नहीं है उस केस में. तो यही कैलकुलेशन इन्हीं चारों बेसिक चीज़ का प्लस करना माइनस करना और उनसे कोई कॉम्बिनेशंस बनाना, इन सबको हम कहते हैं कैपेसिटीज़. जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट आर एग्जैक्टली कैपेसिटीज़. तो ये सारी कैपेसिटीज़ है. इट इज सम ऑफ 2 or more रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी. अब रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आप कैसे याद रखो? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक शॉर्टकट बता देती हूँ मैं आपको. ईथर याद रख लो. ईथर इज I आपको पता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, T इज टाइडल वॉल्यूम, E इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड R इज रेसिडुअल वॉल्यूम. अब ये I और T को मिला के टाइडल वॉल्यूम आप इनहेल कर रहे हो, IRV आप इनहेल कर रहे हो. तो ये दोनों की मदद से आपकी ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इनहेल करने की. हेंस इट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. नेक्स्ट इज आप टीवी बाहर निकाल रहे हो और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकाल रहे हो. सो ये दोनों निकालना ये आपकी कैपेसिटी है विच इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. नेक्स्ट, अगर आप फोर्सफुल एक्सहेल नहीं कर रहे हो तो ERV हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम का बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा. रेसिडुअल वॉल्यूम हम कोई हालत में निकाल नहीं सकते. इवन ERV बहुत रेयरली हम निकालते ना. हु डज कपाल भारती ऑल द टाइम 24/7? क्या हम ये करते रहते क्या? नहीं करते हैं. इसका मतलब ERV भी हमेशा RV का बेस्ट फ्रेंड बन के अंदर रहता है. सो देखा जाए तो ये दोनों मिलके फंक्शन कर रहे हैं एज RV. हेंस इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC. अब कौन सी एयर खेल रही है, मतलब जो अंदर आएगी बाहर जाएगी, अंदर आएगी बाहर जाएगी, खेलेगी, और कौन सी एयर बस अंदर रहेगी खेल नहीं पाएगी. सो जो खेल रही है वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम.
ये अंदर आएगी बाहर जाएगी, बट रेसिडुअल कभी भी अंदर बाहर नहीं हो सकती, वो वहीं रहती है। सो ये तीनों मिलके जो हवा खेलती है उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। जबकि लंग की कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच लंग कैन स्टोर द वॉल्यूम, तो लंग कैन स्टोर ऑल द 4 एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसको इस तरह से याद रख लो। क्विकली डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग क्या है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब इसके डेफिनेशंस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमें पूछा जाता है ये डेफिनेशन किसका है। समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आए ना बेटा तो मटका बना लेना। इस मटके में आपको पता है सबसे नीचे होता है आरवी, उसके बाद होता है ईआरवी, उसके ऊपर होता है टीवी और आईआरवी। जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करोगे तो आएगा, अदरवाइज वो जनरली नहीं होता है। सो क्या बोला है, नॉर्मल एक्सपायर किया आपने। नॉर्मल एक्सपायर किया मतलब आपने टीवी निकाला है बाहर, और अब आप टोटल वॉल्यूम एयर कितना अंदर ले सकते हो, तो आप दोबारा टीवी लोगे प्लस आप आईआरवी भी तो ले सकते हो ना। तो ये दोनों मिलके, टीवी लेना और आईआरवी लेना, इसको दोनों को मिलके कहा जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, ओके, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वो ईआरवी और आरवी है। इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो जब आप नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हो, आप टीवी बाहर निकाल रहे हो, तो बचा क्या, ईआरवी और आरवी। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। सो वापस एक मटका बना लो इसके लिए। नीचे हमेशा आरवी रहेगा, देन ईआरवी होगा एंड देन टीवी होगा। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आपने फोर्सफुल एक्सपायर किया मतलब ईआरवी निकाला, ईआरवी निकालने के चक्कर में टीवी ऑलरेडी निकला होगा। अब मैक्सिमम आप क्या चीज़ें अंदर लोगे, वापस ईआरवी लोगे, टीवी लोगे, आईआरवी भी तो ले सकते हो ना। तो ये तीनों मिलके बना वाइटल कैपेसिटी। उसी का दूसरा डेफिनेशन है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब फोर्सफुल इंस्पायर किया, इसका मतलब क्या हुआ, आरवी ऑलरेडी है, ईआरवी ऑलरेडी है, टीवी है और आईआरवी भी है बिकॉज यू आर फोर्सफुली इंस्पायरिंग। अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर क्या ब्रीद आउट कर सकते हो, तो आईआरवी निकलेगा, टीवी निकलेगा, ईआरवी भी निकलेगा। सेम चीज़ है, यही तीनों मिलके बना है वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। आपने मैक्सिमम इंस्पायर किया है, लेट्स मेक अ मटका, ये आरवी है, ईआरवी होगा, टीवी आप लोगे एंड मैक्सिमम आप आईआरवी भी लोगे। ये चारों मिलके बना है टोटल लंग कैपेसिटीज। इन्हीं को हम अलग वे में भी लिख सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी को हम आरवी और ईआरवी मिलके बनता है एफआरसी, और ये दोनों मिलके बनता है आईसी। दिस यू कैन ऑल्सो राइट लाइक आरवी प्लस ईसी प्लस आईआरवी, और यू कैन ऑल्सो राइट वीसी प्लस आरवी। अलग अलग वेज है इसको लिखने के। वैसे ही वाइटल कैपेसिटी को भी आप कैसे लिख सकते हो, टीएलसी माइनस आरवी इज वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को और एक वे से कैसे लिख सकते हो, टीएलसी माइनस आईसी, बिकॉज आईसी इन्वॉल्व्स आईआरवी प्लस टीवी, उसको आप निकाल दिए तो ये बन जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे आप अलग अलग वेज में इन सबको हम अलग अलग वे में समझ सकते हैं। अब यही चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आरवी है और आरवी इन्वॉल्व है, ये चीज़ें हम स्पायरोमीटर से चेक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर विथ एक्सेप्शन लिखा है, सो ये हम चेक नहीं कर सकते। सो आरवी तो बिल्कुल चेक नहीं कर सकते। इवन एफआरसी इज आरवी प्लस ईआरवी, सो आरवी इसमें आया इसलिए एफआरसी भी चेक नहीं कर सकते
and total lung capacity is RV plus ERV plus TV plus IRV. So जिसमें जिसमें RV आया वो हम स्पायरोमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं. अब इसी चीज़ का हम वो जो ग्राफ देखे थे प्रीवियस स्लाइड्स में, क्विकली वो ग्राफ देख लेते हैं एंड इसको हम कंपेयर करेंगे. सो हियर ये जो पिंक में दिया है दिस इज टीवी, नॉर्मल टीवी है ये रहा टाइडल वॉल्यूम. अब ये एक्सेस जो इनहेल किया, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट, दिस एक्स्ट्रा वाला पार्ट, दिस इज IRV. ये जो एक्स्ट्रा एक्सेल किया दिस इज ERV एंड जो बच्चा है नीचे वो RV है. नाउ वी नो दैट TV plus IRV will form inspiratory capacity. TV plus ERV will form expiratory capacity. Here it is not given expiratory capacity. ये तीनों मिलके ये और ये मिलके बना वाइटल कैपेसिटी एंड ये चारों मिलके बना है टोटल लंग कैपेसिटी. सो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है. विद दिस वी आर डन विथ फर्स्ट स्टेप. हमें अब सेकेंड स्टेप पढ़ना है जो कि है डिफ्यूजन एट एल्वियोलाई लेवल एंड देन फोर्थ स्टेप पढ़ना है जो कि है डिफ्यूजन एट टिश्यू लेवल. इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे एंड देन हमें एक स्टेप पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस.